बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पार्ट टू मैं आपसे दोबारा स्लाइड शेयर करता हूँ और इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इंडियन पार्लियामेंट की और मैंने आपको बताया था कि जो भारत की पार्लियामेंट है उसके अंदर जो सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं भारत के अंदर उनकी कानून साजी अ, और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के पास होती है। और जो पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जिसको ओहदा मिला हुआ है वो हेड ऑफ द हाउस होता है, जो कि लोकसभा का हेड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। और दूसरी तरफ भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। एक और चीज जो भारत के अंदर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें जो फीचर है ना जो भारत को और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी बना देता है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी भारत के अंदर फेडरलिज्म है। और लेजिस्लेशन भी आपके सामने मैंने दोनों हाउसेस को डिस्कस किया, तो टू हाउस लेजिस्लेशन होती है और कंपैरेटिवली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी इनका माना जाता है। उसकी वजह है कि टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस में साइमल्टेनियसली। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, भारत के अंदर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो प्रोविजन है लोकल गवर्नमेंट की, पंचायत सिस्टम की, वो बड़ी स्ट्रांग है। इस वजह से जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जाकर के अपने जो इम्प्रिंट्स हैं, अपने निशानात हैं वो छोड़ते हैं, यानी ग्रास रूट लेवल तक जाकर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पार्टी इन गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट की जो पावर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें लोकल लेवल डेवलपमेंट है, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज है, वो सारी की सारी यहाँ पार्लियामेंट से ही जनरेट करते हैं, यहाँ पर डिबेट की जाती है। अब आते हैं भारत के अंदर जो जुडिशरी है उसका रोल। भारत में भी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है वो फेडरल कोर्ट का नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का है। अमेरिका में हमें फेडरल कोर्ट का कल्चर नजर आता है। तो भारत की जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें 34 जजेस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस होता है और 33 रिमेनिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। और जो एक चीफ जस्टिस है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द जुडिशरी माना जाता है। जो जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, बट विद कंसल्टेशन टू द पार्लियामेंट्री फोर्सेस यानी प्राइम मिनिस्टर। और भारत के अंदर इस वक्त 25 हाई कोर्ट्स हैं। भारत में मैंने आपको रियासतें बताई थी, 28 के करीब रियासतें हैं और 8 यूनियन है, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जो हाई कोर्ट्स वहां पर हैं वो 25 हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बेशुमार हैं, क्योंकि उसकी फर्दर और सैकड़ों बल्कि थाउजेंड्स के करीब उनकी तादाद बनती है, क्योंकि भारत के अंदर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो उनकी विलेज काउंसिल्स होती हैं वहां पर भी उनके कोर्ट होते हैं और वहां पर भी पंचायती निज़ाम को अदालती फैसले के बराबर माना जाता है। वो एक पुराना हेरिडिटरी और ट्रेडिशनल सिस्टम भारत के अंदर चलता है, जो उनके रिमोट एरियाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। हाँ, उसके साथ साथ जो रिमूवल ऑफ जजेस है ना, वो अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास किसी न किसी तरह आती है कि अगर उनको लगे कि कोई भी जज जो है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ कोई ऐसे सबूत मौजूद हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास इन्वेस्टिगेटरी अथॉरिटीज भी हैं, पार्लियामेंट इसके थ्रू जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी पे चेक भी रखती है, तो वो टू थर्ड मेजोरिटी से हो सकती है। लेकिन ये काफी रिजिड, काफी मुश्किल तरीका कार है। उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन देखे जाए तो जिस तरह पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करती है, तो भारत के अंदर ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जरूर करते हैं और गार्डियन ऑफ लॉ भी माने जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो गार्डियन ऑफ लॉ है उनकी सुप्रीम कोर्ट और इंटरप्रिटेशन भी करती है, तो जो असेंबली में पास होने वाली अमेंडमेंट्स हैं या बिल्स हैं उसके ऊपर भी अगर रिव्यू की अथॉरिटी देखी जाए तो वो अदालत के पास मौजूद होती है। जो ये अथॉरिटी हमने अमेरिका में भी देखी थी, अमेरिकन कोर्ट्स के पास भी देखी थी। लेकिन जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो भारत है, सॉरी, जो इंग्लैंड है,
वहाँ की जो पार्लियामेंट है जिसमें हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, तो इंग्लैंड के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन है अगर वो एक दफा एक बिल पास कर देते हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी उसको डिले कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो सेरेमोनियल हाउस है उनका बेसिकली, तो उसको इंग्लैंड की कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती। भारत के यहाँ ऐसा नहीं है। भारत के यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको इन द प्रोविजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करके चैलेंज कर सके। बट ऐसा देखने में आया कि भारत के अंदर भी जुडिशियल एक्टिविज्म है जिस तरह से पाकिस्तान में है, लेकिन भारत का जुडिशियल एक्टिविज्म और पाकिस्तान के जुडिशियल एक्टिविज्म में काफी फर्क है। वहां पर जुडिशियल रिस्ट्रेन की पॉलिसीज हमें ज्यादा नजर आती हैं। जो पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग होती है, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि उसको एज ए वॉच डॉग भी देखता है इंडिया का कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली हो रही है या नहीं हो रही। और ज्यादातर जो केसेस हैं वो यूनियन के और स्टेट्स के जब अपील के लिए जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। अगर वहां से किसी की अपील रिजेक्ट हो जाए या वहां से सजा हो जाए तो फिर जिस तरह पाकिस्तान में सिस्टम है पार्डन का, जो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है, भारत में भी ऐसे ही चलता है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, भारत के अंदर सॉरी पावर्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है अगर इसकी पावर्स को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव है, बिकॉज जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो बेसिकली हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी माना जाता है। और बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो रियासती जितने भी अमूर हैं उसमें अपने डिसीजन मेकिंग करता है, बट अकेले नहीं, सोलली नहीं कर सकता, विद द कंसल्टेशन ऑफ हिज ऑन कैबिनेट। और उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी कवानीन या बहुत सी ऐसी जो उसने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है उसके लिए वो पार्लियामेंट और स्पेशली लोकसभा को कॉन्फिडेंस में लेता है। भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है ही शैल बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो उसको वहां की जो लोकसभा यानी नेशनल असेंबली उसको चूंकि मेंबर होना पड़ता है तो इसलिए वो एक लेजिस्लेचर भी होता है। पहले वो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, पार्टी बेस्ड इलेक्शन बेसिकली होते हैं, लेकिन उसको अपनी सीट भी वहां पर जीतनी पड़ती है, जिस पाकिस्तान में हमें नजर आता है। और उसके बाद जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है या विद कंसल्टेशन ऑफ लोकसभा तो वहां पर एक गवर्नमेंट बनाई जाती है और उसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर उसको बनाया, मतलब उस डेजिग्नेशन को प्राइम मिनिस्टर ओन करता है। एज कम से कम जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए या कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो 25 साल है, और यही भारत के अंदर उनके जो मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए हैं उनकी भी यही रिक्वायरमेंट है। और चूंकि मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि उसको मेंबर होना पड़ता है पार्लियामेंट का यानी लोकसभा का, तो इसलिए वो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी इन केस जो सेनेट का मेंबर होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन सकता है, बट विद इन 6 मंथ उसको नेशनल असेंबली का इलेक्शन जीतना पड़ता है। भारत में भी ऐसा ही है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर राज्यसभा का कोई मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आता है तो उसको दोबारा लोकसभा का इलेक्शन जीतना पड़ता है। एग्जेक्टिव हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया बेसिकली भारत में लोकसभा को कहा जाता है। मिलिट्री चीफ सॉरी जो मिलिट्री चीफ है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए वो एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि इन नॉमिनेटेड पीपल में से या इन नॉमिनेटेड ऑफिसर्स में से आप इसको एज ए मिलिट्री चीफ प्रमोट करें। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन का हेड होता है यानी उनका जो फेडरल या फेडरल सिस्टम में जो फेडरल इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमीशन है उसके जब तकरूरी की या उसकी नॉमिने अपॉइंटमेंट की बारी आती है तो उसकी एडवाइस भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर करता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो फेडरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सीट के लिए अब हमने चूंकि अमेंडमेंट की थी अपने कानून में तो उसके तहत अपोजिशन और जो दूसरी तरफ पार्टी इन गवर्नमेंट होती है, ट्रेजरी बेंचेस होते हैं,
वो अपने अपने कैंडिडेट देते हैं और उसमें से किसी एक कैंडिडेट को चुनना होता है प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसकी पावर्स को देखा जाए तो पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेशन और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, पावर है, वो भी उसके पास है। लेकिन ये बात याद रहे कि ये फाइनेंशियल पावर उसके अपने फेडरल जो उसके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी है उसमें से ही होगी। रियासतों का जो फेडरल पूल है, फाइनेंशियल पूल है, फेडरल डिविजिबल पूल है, उसमें उसके पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म की जो इम्पोर्टेंट हम समझते हैं एक टीनेंट है, एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है कि जो फेडरेटिंग यूनिट हो, रियासतें यानी सूबे हो, वो खुद मुख्तार होते हैं। तो भारत में भी यही सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भारत की असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है और उसके लिए वो प्रेसिडेंट के साथ मुशावरत करके या प्रेसिडेंट को एडवाइस भी कर सकता है। अब आ जाते हैं जी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी भारतीय जो निज़ाम है, भारत का जो निज़ाम है उसमें प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है। स्टूडेंट, भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, लेकिन ये हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनेटेड नहीं होता। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हेड ऑफ द स्टेट कोई होगा जिसको मेजोरिटी पार्टी नॉमिनेट कर देती है। और बात आप देखते हैं कि इस नॉमिनेशन के लिए अ, अ, दोनों तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से भी और जो पार्टी इन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी कैंडिडेट आते हैं और जिसको ज्यादा वोट पड़ते हैं वो उनका प्रेसिडेंट होता है। भारत के अंदर भी यही सिस्टम है कि जो उनकी पार्लियामेंट है वहां पर नॉमिनेशन जाती है और जिसको ज्यादा वोट पड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिस पार्टी की ज्यादा गवर्नमेंट होगी या ज्यादा मेंबर्स होंगे उसी का नुमाइंदा प्रेसिडेंट आएगा। और भारत में भी यही सिस्टम है, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। 5 साल की इनकी टर्म होती है और एज रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम 35 साल है। ही शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ना लोअर हाउस ना अपर हाउस, किसी का भी उसका मेंबर होना जरूरी नहीं होता। अगर इसकी पार्स को देखा जाए, प्रेसिडेंट की पार्स को देखा जाए तो ये कमांडर इन चीफ भी माना जाता है। हेड ऑफ द स्टेट तो होता ही होता है, लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री है उसका कमांडर इन चीफ भी होता है। और उसके साथ साथ जितनी भी डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होती हैं, यानी उसकी कंसेंट से, उसकी मर्जी से ही होती हैं। बेसिकली तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है, लेकिन इन प्रैक्टिसिंग सिस्टम हम ये देखा जाता है कि ये सिर्फ एक टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही है। इन रियलिटी तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट का डिसीजन होता है, जो कि फिर प्रपोजल भेजता है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार जो है खालिस्तान प्रेसिडेंट की है कि वो जिस मर्जी को डिप्लोमेटिक मिशन पर या डिप्लोमेटिक पोजीशन पर एम्बेसडर्स के तौर पर अपॉइंट कर सकता है। इसकी तरह इमरजेंसी अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी भी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट चूंकि डायरेक्ट लेजिस्लेशन का हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। वो कवानीन जो कि किसी सूरत जल्दी में भारत के अंदर लागू करना हो और जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा यानी लोअर एंड अपर हाउस के एक प्रोसेस से ना गुजरना चाहते हो, या जो पार्टी इन गवर्नमेंट हो वो ये समझती हो कि इस तरह की कानून साजी करवाना मुश्किल होगा, काफी हेक्टिक प्रोसेस है या नहीं हो पाएगी, 2/3 मेजोरिटी नहीं बन पाएगी, तो फिर वो प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी वहां पर यूज होती है, जिसके पास आइन में पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, और मैं चूंकि पहले जिक्र कर चुका हूँ, पार्डन करने की जो अथॉरिटी है वो उसके साथ होती है। अच्छा, एक और चीज भी याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी सूरत भी रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट भी कर सकता है। जिस तरह पाकिस्तान में 58(2)(b है, जिसके तहत प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो असेंबलियां तोड़ सकता है। और असेंबलियां तोड़ने का मतलब होता है सिर्फ नेशनल असेंबली, सेनेट फिर भी वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसको सस्पेंड कर सकता है, कुछ अर्से के लिए डिसॉल्व नहीं कर सकता। बिल्कुल भारत में भी ऐसा ही है कि उनकी जो राज्यसभा है उसको डिसॉल्व तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन केस कि अगर उनको लगे तो वो उसको असेंबली को खत्म कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। और एक और चीज कि प्रेसिडेंट की कंसेंट से या उसकी अप्रूवल से गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली तो काफी स्ट्रॉन्ग
माना जाता है प्रेसिडेंट, और उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा मानी जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स देख लेते हैं कि भारत के